हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सफलतागंज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आ गई हूँ पॉलिटी सीरीज़ का दूसरा सेशन लेके, जिसमें हम लोग कुछ संवैधानिक इतिहास से जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जहाँ से हमारा संविधान बनने की प्रेरणा लेने वाला था। आशा करती हूँ आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा, आपने उस पर कमेंट किया होगा, लाइक किया होगा। कृपया इस वीडियो को भी पसंद कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन टॉपिक्स को कमेंट करिएगा जिसके बारे में आप और आगे जानना चाहते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं ये दूसरा सेशन पहले प्रश्न के साथ। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना, पहले हम लोग जब निबंध लिखते होंगे तो प्रस्तावना मतलब भूमिका बनाना कि हम किस पे निबंध लिखने जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना की संविधान किसके लिए है, किसके द्वारा है, क्या क्या उसमें अधिकार हैं, क्या क्या उसमें हम लोग को चीज़ें दी हुई हैं, कैसे हम लोगों को इस देश में रहना है। तो इसकी प्रेरणा हम लोगों को कहाँ से मिली थी? इस संविधान की जो प्रेरणा है हमें यूएसए से मिली थी। प्रस्तावना की जो प्रेरणा है संविधान की वो हमें यूएसए से मिली थी। यूएसए से हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो ज़्यादातर जो हमारे प्रश्न होंगे वहाँ मतलब हमारी जो प्रेरणाएं होंगी वो यूएसए से ही ली गई होंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय में राज्यों का एक संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या कहते हैं, और आपके जितने भी अन्य प्रदेश हैं, राजस्थान, इन सब को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? यूनियन। यूनियन का हमने क्या नाम रखा होगा? भारत। तो ये जो भारत है ये हमारा अनुच्छेद 1 में भी दिया हुआ है। और इस बात की प्रेरणा हमको किस संविधान से मिलती है? कहाँ के संविधान से मिलती है? वो था ब्रिटिश उत्तरी अमेरिकी अधिनियम से। ये थोड़ा सा कठिन नाम है, लेकिन आप अगर इसे अमेरिकी अधिनियम के हिसाब से, उत्तरी अधिनियम के हिसाब से याद करेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। बिकॉज जो हमारा पहला अनुच्छेद है उसमें यूनियन विच इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट विच इज़ भारत करके जो है संघ, भारत राज्यों का एक संघ करके पहली ही लाइन दी हुई है। तो ये प्रश्न हमें याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? मतलब कि राजनीतिक जो ये व्यवस्था है, ये जो पार्लियामेंट है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब यूनियन अलग स्टेट अलग है ना, तो ये जो व्यवस्था है ये कहाँ से आई? इस व्यवस्था में सुप्रीम कौन है? ये व्यवस्था बनाई गई कहाँ पे है? ये व्यवस्था मेंशन कहाँ की गई, लिखी कहाँ गई है? तो क्या वो सर्वोच्च न्यायालय देता है? नहीं, न्यायालय तो हमें जजमेंट देता है। कोई मुकदमा करेंगे वहाँ हमको जजमेंट मिलेगा। संसद, पार्लियामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें जीने का सलीका सिखा सके। धर्म, हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं, हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी प्रोटेक्शन हमको कौन देता है? हम लोग को देता है संविधान। ये बहुत इजी प्रश्न है और आपको इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन में मोटे मोटे मार्क्स और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी और जॉब्स। ठीक है, इसी सीरीज़ में देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? न्यायिक समीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, और क्या कहते हैं दूसरा एक चीज़ और होती है, हम अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा जो है हमने कहाँ से ली है? हमने ली है यूएसए से। ठीक है, तो यूएसए से ली है। तो हम पहले ये जाने कि न्यायिक समीक्षा होती क्या है। जब हम कहीं मुकदमा करते हैं, जब हम कहीं पे कोई केस फाइल करते हैं कोर्ट में और वहाँ से हम उसके निर्णय से सेटिस्फाई नहीं होते, अपील के बाद भी, रिट दायर होने के बाद, पिटीशन फाइल होने के बाद जो निर्णय आता है उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान दिया। सारे बच्चे इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे। आर्टिकल 13 में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान दिया गया। उसकी प्रेरणा हमने कहाँ से ली है? यूएसए के द्वारा ली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं कहाँ के संविधान से प्रभावित हैं? भाई संघीय व्यवस्था माने इंग्लिश में फेडरल स्ट्रक्चर, पार्टली यूनिटरी और पार्टली फेडरल। हम लोग पूरी तरीके से वो नहीं है कि प्रेसिडेंट है और सारी चीज़ें हम लोग प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं, हमारे पास चीफ मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, अदर चीज़ों के लिए दूसरे मिनिस्टर भी हैं। तो ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू नहीं होती, क्योंकि यूनियन जब इमरजेंसी होती है तो सारी चीज़ें यूनियन के हाथ में चली जाती। भारत मतलब प्रेसिडेंट के आदेश पे सब कुछ होने लगता है। बट किस सिचुएशन में ये होता है? अनुच्छेद 356 की सिचुएशन में, 356 की सिचुएशन में। बट जो करंटली जो व्यवस्था है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो शासन करवा रहे हैं, जो व्यवस्था है 144 लागू कराना, इलेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कौन मैनेज कर रहा है? ये हमारा मैनेज कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। तो इस तरीके की व्यवस्था की प्रेरणा हमने कहाँ से ली थी? हमने कनाडा से ली थी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत समझदारी से एक एक बात सुनिएगा। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप क्वालिफाई करने में समर्थ होंगे, आपको बुक भी नहीं रिफ़र करनी पड़ेगी। अब इसी सीरीज़ में देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ से अपनाई गई? नीति निर्देशक सभी बच्चे जानते होंगे। नीति निर्देशक माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी हमको आयरलैंड से दो चीज़ें मिली। पहली जो महिला मिली हमें एनी बेसेंट, और दूसरे हमारे डीपीएसपी। हम लोग ऐसे याद रखते हैं, आयरलैंड ने भारत को दो सबसे अच्छी चीज़ें दी। पहली तो डीपीएसपी और दूसरी हमारी एनी बेसेंट जी, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं सारी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी और थ्योरी बताती हुई, ताकि आपका सब कुछ तैयार रहे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। मौलिक अधिकारों का विचार किस संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, एफडी, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू फूड, राइट टू लिव, राइट टू प्राइवेसी, है ना, राइट टू स्टडी, मतलब कहीं भी भेदभाव ना हो, हम पढ़ सकें, ठीक है, हमें किसी भी जगह पे नौकरी मिल सके, हम फ्रीली किसी भी कंट्री टेरिटरी में मूव कर सकें, है ना। तो ये सारे राइट्स, ये हमको जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, एफआर्स हैं जितने भी, वो हमको कहाँ से प्रेरणा हमने ली यूएसए से। और जो पहला एफआर था वो 1215 में बनाया गया था किंग के टाइम पे, उसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और ये ब्रिटिश मैग्ना कार्टा 1215 का है। यहीं से सारे फंडामेंटल्स राइट्स लोगों ने, कंट्रीज़ ने अपने कंट्री में लागू करने, इंक्लूड करने शुरू किए कि नहीं, लोगों के पास उनके खुद के भी मौलिक अधिकार होने चाहिए, उनको अपने उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। खाली जो सोवरिन है, जो मतलब राजा है, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रजा की गर्दन पे लात रख के शासन करे। प्रजा के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा माने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अवधारणा कहाँ से ली गई? ये ली गई रूस से। मगर बच्चों, ये जो मौलिक कर्तव्य थे, ये पहले दिन से हमारे पास नहीं थे। हमारा जब संविधान लागू हुआ तब ये प्रेजेंट नहीं थे। हमने 1976 के 42वें संशोधन से, अमेंडमेंट को कहते हैं संशोधन, 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को लाया, जो कि अनुच्छेद 15A में दिए गए। और तो और उनका जो पार्ट कहा गया वो कहा गया 4A, पार्ट 4A। जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो क्या कहते हैं, हमारे पार्ट 4A में जोड़े गए।
पार्ट 4A से लिए गए। और आर्टिकल 51A में कई तरह 51 स्मॉल a 51B, उसमें कई सारे लगभग 11 हमारे मौलिक कर्तव्य उसमें दिए गए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित देशों में से लिखित संविधान की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? पहली बात तो बच्चों ये जान लें कि हम लोगों का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो पूरी तरीके से रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि वो बहुत कसा हुआ भी नहीं है और बहुत लचीला भी नहीं है, वो पार्टली है, वो थोड़ा सा लचीला और थोड़ा सा कसा हुआ। जैसे कुछ चीज़ों का संशोधन नहीं हो सकता, कुछ संविधान के जो मतलब अनुच्छेद है उनका संशोधन हो सकता है, अनुच्छेद बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं। प्रेजेंट की कंडीशन में 400 प्लस अनुच्छेद हमारे वहाँ हैं, हमारे संविधान में प्रेजेंट है। तो हम ये जान लें कि ये जो हमने तरीका लिया था, इसकी जो प्रेरणा थी, ये हमें अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से मिली थी। ये हमें अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिखने की जो तरीका है, जो प्रेरणा है, वो हमें मिली कि हम इसको लिखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थीं? ये प्रश्न सारे बच्चों की ज़बान पे रटा होना चाहिए कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं। ये अगर नहीं आता बच्चों तो ये आपको मतलब इस बारे में थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन और बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें तो पूरा एक ही करके पूछ दिया गया। अब देखिए हमारे संविधान में ये रटने की चीज़ है कि हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आप 395 से याद रखिएगा, उसके आसपास 22 और 8 होना चाहिए, बस यही सही उत्तर हो जाएगा। 450, 12, 24 और 12 इतने अनुच्छेद तो अभी इस समय करंटली नहीं है। 390 नहीं हो सकता। 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग थे, 390 भी नहीं, 425 भी नहीं। तो जो होगा वो ए पार्ट इसका सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ये एक एक दो दो नंबर आपको मेरिट, जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो है ये आपकी एक अलग से तैयारी है। ये जो है एक खाने के बाद एक मीठे की तरह है, जो और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला के आपको आपके लक्ष्य के करीब तक पहुंचा सकती है। तो अंत तक देखने के लिए आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इसी तरीके के इंटरैक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग जानना करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। आगे और भी सीरीज़ आने वाली हैं, और भी अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के पार्ट आने वाले हैं। और जो आपको जो क्लियर नहीं है वो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। हम छोटे से छोटी प्रयास करेंगे कि आपकी जो है बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सके, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 10 मिनट का वीडियो, पर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूँ। बाकी इस सीरीज़ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो और खूब पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सफलतागंज से जुड़े रहिए।